नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ विनोद शंकर व्यास जी की कहानी रसिया। विधाता ने जिसे रूप दिया, धन दिया, घर गृहस्थी दी, वह भी यदि दुखी रहा करे तो फिर संसार में सुख की परिभाषा क्या है? मदन अनमना रहता है, उसका मन नहीं लगता। मानव जीवन में मन लगाने की सामग्री बड़ी मूल्यवान होती है। दिन भर परिश्रम करने वाला साधारण मजदूर उसे खरीद भी नहीं सकता, वह उसके सामर्थ्य के बाहर की बात है। किंतु जिन्हें संसार में कोई काम नहीं है, जो केवल सुख की गोद में हंसने, बोलने और खेलने के लिए पैदा हुए हैं, उनके लिए मन न लगना एक बड़ी भारी बात है। और जब मन ही नहीं लगता तो इस जीवन से क्या लाभ? यही प्रश्न बार बार उन्हें खटखटा जाता है। संपन्न पुरुष के लिए मनचाही नारी का अभाव ही मन न लगने की सबसे बड़ी पहेली बन जाती है। घर में अपनी पत्नी के होते हुए भी मदन अन्य स्त्रियों के प्रति तृषित नेत्रों से देखता है। उसकी प्यासी आकांक्षा अतृप्त ही रहती है। अपने नगर में मनुष्य को लोक लज्जा का अधिक ध्यान रहता है, अतएव वर्ष में 1-2 बार देश के प्रमुख नगरों का भ्रमण कर मदन स्वतंत्रता पूर्वक वेश्याओं का निरीक्षण करता। किंतु किसी को अपना बना लेने में जितना सुख है, वह इस तरह दर दर फिरकर कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अनुभव ने भली भांति उसे समझा दिया था। यह सब समझते हुए भी अविवश था। परिवार में बड़ों का भय और पत्नी के बंधन ने सब ओर से उसका मार्ग बंद कर दिया था। अब वह इसके अतिरिक्त कर ही क्या सकता था? बीए में 2 बार फेल होने पर काशी जाकर अध्ययन करने का उसे अवसर मिला। पिता की स्वीकृति मिलने पर कुछ काल के लिए मुक्त छंद की गति की भांति चलने के लिए वह स्वच्छंद हो गया। तीर्थ स्थानों की कलुषित कथाएं वह सुन चुका था, इसलिए प्रातःकाल और संध्या समय घाट और मंदिरों की यात्रा कर उसके जीवन में एक नवीन स्फूर्ति का संचार हुआ। यही कारण था कि कॉलेज के छात्रावास में मदन को रहना पसंद नहीं था। उसने नगर के मध्य में किराए पर एक मकान लिया था। पड़ोस भी गुलजार था। थोड़े ही समय में वह सबका परिचित बन गया। उसकी बैठक में काफ़ी चहल पहल रहती। वहाँ शतरंज के खिलाड़ियों की चालें निर्जीव मोहरों को चलाने में व्यस्त रहती। मदन का मन उस दिन खेल में नहीं लग रहा था। संध्या हो रही थी। किसी तरह वह बाजी समाप्त करना चाहता था। वह खाट पर जाने के लिए उतावला हो रहा था। कल उसने जो एक सजीव प्रतिमा देखी थी, उसके संबंध में उसकी जिज्ञासा प्रबल हो उठी। अपनी ओर से उसे कई बार देखने के प्रश्न ने कौतूहल उत्पन्न कर दिया था। अंत में अधूरी बाजी छोड़कर वह उठ बैठा। बसंत का पवन उल्लास से भरा हुआ अपनी चंचल गति से बह रहा था। गंगा तट पर कथा, कीर्तन और व्याख्यान का समारोह चल रहा था। अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग उनमें सम्मिलित हो रहे थे। दूसरी ओर नौका विहार का दृश्य था। मदन इधर उधर भटक रहा था। उसने देखा एक स्थान पर पंजाबी ज्योतिषी बैठे हुए हैं, जो रमल फेंक कर प्रश्नों का उत्तर देखते हैं और भूत, भविष्य और वर्तमान हस्तरेखा द्वारा भी बतलाते हैं। मदन को इस पर विश्वास नहीं था, फिर भी मनोरंजन के लिए वह वहां खड़ा होकर देखने लगा। ज्योतिषी ने उसे देखकर कहा, बच्चा, तू बड़ा भाग्यवान है। तेरे मस्तक की रेखाएं बड़ी उज्जवल हैं। कुछ पूछ तो बतलाऊं? मदन ने हाथ सामने करते हुए कहा, बतलाइए, जो कुछ बतला सकते हैं। ज्योतिषी ने हाथ की रेखाओं को देखकर कहा, आयु 30 वर्ष की है। माता पिता जीवित हैं। 2 संतान हैं, 3 और होंगी। पत्नी से बनती नहीं। धन का कभी अभाव न होगा। जिस स्त्री को प्राप्त करना चाहता है वह मिलती नहीं। मदन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन महाराज, क्या जीवन में स्त्री सुख से वंचित रहूंगा? ज्योतिषी ने कहा, विवाह तो एक ही लिखा है। इस संबंध में प्रयत्न करने पर असफलता ही मिलेगी। दक्षिणा देकर मदन ने सोचा, ज्योतिषी ने बहुत कुछ बातें ठीक बतलाई हैं। सहसा उसकी आंखें एक ओर स्थिर हो गईं। यह वही स्त्री है जिसे वह खोज रहा था। उसकी सादगी पर वह मुग्ध था। शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था। हाथ में एक झोला लिए और चप्पल पहने वह स्वतंत्रता पूर्वक अकेली आ रही थी। मदन उसकी ओर एकटक देखता रहा। उसके इस तरह बार बार देखने की अशिष्टता ने ही
उसे भी उसकी ओर देखने के लिए बाध्य किया। नारी पुरुष की आंखों को खूब पहचानती है। मदन की भावनाओं की कालिमा उसकी आंखों से न छिप सकी। उसने देखा मदन छाया की भांति बराबर उसके साथ चल रहा है। झुंझलाकर वह घाट के एक तख्ते पर बैठ गई। मदन भी समीप में ही खड़ा था। बहुत देर तक उस पार की धुंधली हरियाली देखने में वह उलझी हुई थी, किंतु मदन भी वहां से हटा नहीं। अस्ताचल से अपनी बिखरी लालिमा समेटकर जब दिनकर खिसक रहे थे, तब रमणी भी चुपचाप वहां से उठकर जाने लगी। सीढ़ियां चढ़कर गली की मोड़ पर जब वह पहुंची तो उसने देखा मदन ने अभी तक उसका साथ नहीं छोड़ा है। वह एकांत स्थान में रुक गई। मदन सामने आ गया। उसने पूछा, आप क्या चाहते हो जो इस तरह मेरे साथ लगे हुए हो? आपकी दया। मेरी दया से भला आपको क्या लाभ होगा? मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा सुंदरी। सचमुच? कहते हुए रमणी ने मुस्कुरा दिया। मदन खिल उठा। अच्छा, आज चले जाइए, कल फिर उसी स्थान पर भेंट होगी, तब मैं आपके साथ चलूंगी। यह कहकर रमणी चली गई। रात के सन्नाटे में मदन अपने पलंग पर पड़ा हुआ था। कितने ही प्रश्नों में उलझा हुआ था। उस रमणी की उदारता पर उसे आश्चर्य था। उसकी कुलीनता में उसे शंका उत्पन्न हो रही थी। कारण, बाजार में बैठने वाली पालतू पक्षियों के अतिरिक्त इतनी कुशलता से कौन बात कर सकता है? एक सभ्य परिवार में उत्पन्न स्त्री को इतना साहस कैसे हो सकता है? अपने तर्कों से ऊब कर मदन ने मन ही मन संतोष की सांस ली। उसने निश्चय किया कि वह चाहे जैसी भी हो, किंतु जीवन में सरसता का संचार करने में वह पर्याप्त है। निद्रा ने थपकियां देकर सुलाया। सवेरे उठकर मदन ने अपने एक अंतरंग मित्र से यह सब कहानी कह सुनाई। मित्र को भी उसे देखने की उत्सुकता हुई। मदन यह नहीं चाहता था कि एक और साथी लेकर वह अपनी स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करे। निश्चित समय पर मदन वहां पहुंचा। बहुत खोजने पर भी उस रमणी के दर्शन नहीं हुए। वह मार्ग में मित्र के साक्षात होने पर मदन उससे बातें करता हुआ आगे बढ़ा। वह निराश होकर घर लौटने का विचार कर रहा था। उसी समय उसने देखा पीपल के वृक्ष के नीचे वह खड़ी थी। उसे देखकर मदन अपने साथी से अलग होकर साथ चलने का संकेत कर वहां पहुंचा। मुझे कुछ विलंब हो गया क्या? मैं निराश हो रहा था। नहीं, जब वचन दे चुकी तो ऐसा नहीं हो सकता था। मेरा भाग्य है। कहते हुए मदन बड़ी सरलता से उसकी ओर देख रहा था। उसने अपने साथ चलने का संकेत किया। अनेक गलियों को पार करने के बाद रमणी ने एक मकान में प्रवेश करते हुए कहा, चले आइए, आप बड़े साहसी मालूम पड़ते हैं। गर्व से मस्तक ऊंचा करते हुए मदन ने देखा उसका साथी दूर खड़ा हो गया था। मदन ने घर में प्रवेश किया। रमणी ने एक बार जोर से पुकारा। मदन भयभीत होकर कांपने लगा। एक बलवान पुरुष हाथ में डंडा लिए हुए उतर पड़ा। बिना कुछ पूछे हुए सटासट प्रहार करने लगा। असहाय मदन बड़े कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा। रमणी की आकृति विलीन हो गई थी। एक गहरी ठोकर खाकर मदन द्वार के बाहर आया। उसने सुना, ओ रसिया, तेरी रसिकता का यही उपहार है। दूसरे दिन पड़ोस में रसिया की आप बीती किसी से छिपी नहीं रही। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।